अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु तुम दयाल हो, दाता तुम दयाल हो, तुम लगो मेरी दौड़, जैसे कागज जहाज को सूझे और अनठोर। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को तो गुरु कर ले आप समान। सदगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम। और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, पुनः आपके सामने हूं, आपके सुंदर जानकारी को लेकर आऊं, आपके लिए सुंदर जानकारी को लेकर आया हूं कि राहु एक जादू, राहु एक चमत्कार, राहु एक रहस्य है। आप सभी के लिए ये विषय बहुत प्यारा है, मेरे अनुभव का विषय है। साथ रहिए मेरे, सारा भ्रम, सारा भय, सारी भ्रांति से आप दूर हो जाएंगे और जीवन में एक नई जागृति आएगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। 12 भावों पर आ रहा हूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बहुत कुछ मैंने उसमें समझाया। चौथे पार्ट में मैंने ग्रहों की युतियों के बारे में समझाया कि यदि राहु का 7 के 7 ग्रहों से संबंध है तो क्या होगा। अपने भावों को, अपने अनुभव को आपके सामने रख रहा हूं और आशा करता हूं कि मैं आपके कहीं काम आऊंगा। अब मैं 12 भावों पे आ रहा हूं। 12 भावों में यदि राहु विराजमान है तो क्या फल मिलेगा। जन्म कुंडली में 12 भाव आप देख रहे हैं, 12 खाने ये हैं और प्रत्येक भाव का अलग अलग महत्व होता है। ये मैंने तीसरे वीडियो में समझाया है। इन 12 भाव में राहु और केतु किस भाव में विराजमान है, उन पर किन ग्रहों की शुभ और अशुभ प्रभाव है और उनके अनुसार मानव के जीवन में अच्छे और बुरे फलों की प्राप्ति हुई। 12 भाव में राहु किस राशि में विराजमान है, किस भाव में विराजमान है, उस राशि का स्वामी किस भाव में है, किन ग्रहों से दृष्ट है, ये सब देखकर ही अशुभ और शुभ फल का विचार किया जाता है। और जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक राहु को लेकर कुछ भी बोलना प्रलाप होगा। साथियों और मित्रों, कई बार मोटा मोटा जन्म कुंडली को देखते ही हम कह देते हैं कि राहु छठे घर में अच्छा फल देगा। हाँ, इस बात को मैं भी मानता हूं और ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है, लेकिन और चीजों पर भी गौर करना बहुत जरूरी है कि राहु छठे भाव में तो है, लेकिन वो किस राशि में है, उस राशि का राशि अधिपति कहां बैठा हुआ है और किन ग्रहों से दृष्ट है, ये देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए राहु दूसरे घर में बैठा है, व्यक्ति का हमेशा अपने परिवार की ओर झुकाव रहेगा। ये मोटा मोटा सूत्र है। लेकिन यदि यही केतु दूसरे भाव में आ जाएगा तो व्यक्ति अपने परिवार की तरफ से बेफिक्र रहेगा। 7वें भाव में राहु बैठा है तो व्यक्ति हमेशा अपने पार्टनर से असंतुष्ट रहेगा, लेकिन केतु वहां बैठा हुआ है तो पार्टनर से संतुष्टि रहेगी। ये मोटा मोटा हमारे सूत्र है। ये सब भावों का खेल है। भाव बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट है राहु और केतु किन ग्रहों के प्रभाव में है। यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो अच्छे फल मिलेंगे और नहीं है तो बुरे फल मिलेंगे। इसलिए तुरंत किसी बात पर कुछ भी बोलना प्रलाप होता है। यहां एक बात और क्लियर कर देता हूं, शुभ ग्रह और पाप ग्रह ये ज्योतिष की भाषा है, इसका सामान्य अर्थ आप लोग नहीं निकाले। कहते हैं व्यक्ति पर संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसी संगति वैसा ही व्यक्ति बनता है। कजली भुजंग सुना ना, स्वाति बूंद एक है और जहां जहां वो जाती उसका प्रभाव अलग अलग है। यदि वो सांप के मुंह में गिर जाए तो जहर बन जाती है, अलग अलग प्रभाव है। जिस स्वाति नक्षत्र की बूंद का जहां जहां जिस जैसे संबंध होता है उसका प्रभाव अलग अलग। संगति कैसी है ये देखना बहुत जरूरी है। बूंद तो एक है, केले के वृक्ष पे जाए, सांप के मुंह पे जाए
या सीप में जाए, प्रभाव तीनों का अलग अलग होगा। संगति का आपके अपने जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। आप कितने ही बचने की कोशिश क्यों नहीं कर लें, लेकिन संगति की झलक आपके व्यक्तित्व में कहीं न कहीं जरूर आती है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष के हिसाब से कोई ग्रह शुभ है या पाप ग्रहों की श्रेणी में गिना जाता है, ये सिक्के का केवल एक पहलू है। शुभ और पाप ग्रह किन ग्रहों के प्रभाव में है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यदि शुभ ग्रह का प्रभाव पाप ग्रह के अशुभ प्रभाव से शुभ ग्रह पर शुभ प्रभाव है, तो पाप ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम कर देता है संगति का प्रभाव। शुभ और अशुभ होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उस ग्रह पर शुभ और अशुभ ग्रहों का प्रभाव, क्यों किन के साथ बैठा है, किस भाव में बैठा है, किन ग्रहों से दृष्ट है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इसको देखना चाहिए। तभी राहु के बारे में कुछ बोलिएगा, वरना नहीं। ये अलग बात है कि हमारे विद्वानों ने राहु को बेशक पाप ग्रहों में गिना है, लेकिन उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो निस्संदेह वो आपको अच्छे फलों को प्रदान करेगा, क्योंकि वो कश्यप ऋषि की संतान में उसमें देवत्व का गुण भी है। साथियों और मित्रों, राहु लगन, तीसरा भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव और 11वें भाव, इसमें शुभ फल देता है। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11वां नंबर, इन भावों में शुभ फल देता है। इन भाव में राहु राज योग कारक स्थिति उत्पन्न करता है। ये तो थी आपकी जन्म कुंडली के अनुसार राहु केतु के शुभ अशुभ फलों की बात। लेकिन एक बात और जानना बहुत आवश्यक है कि राहु के फलों को तय करते समय केतु की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा राहु के सामने केतु रहता है। हम भले ही राहु केतु को अलग अलग मानते हैं, लेकिन है एक ही, एक दूसरे से समसप्तक होने के कारण एक दूसरे के फलों को सीधा प्रभावित करते हैं। यदि राहु शुभ है लेकिन केतु जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का राशि अधिपति अनुकूल विराजमान नहीं है, तो फलों में शुभता में कमी आएगी। इस बात को देख लीजिएगा। सरल शब्दों में कहा जा सकता है, राहु के साथ अन्य ग्रहों के संबंधों से भी उसके फलों को समझा जा सकता है। राहु किस राशि का स्वामी नहीं है, ध्यान रखना, राहु किसी राशि का स्वामी नहीं है। इसलिए राहु आपके लिए कैसा है, यह जानने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है वो किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, उस राशि का राशि अधिपति कहां बैठा हुआ है, किन भावों से संबंध रखता है और किन ग्रहों से दृष्ट है। यह देखना बहुत जरूरी है, तभी आप फलित करेंगे। तो आपको बहुत अच्छा समझ में, आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए। अब मैं भावों में आ रहा हूं, 12 भावों में कैसा फल देता है राहु, अब जानते हैं। यदि राहु कुंडली की जन्म कुंडली के पहले भाव में है, मैं उस पहले भाव से अब अपने भावों की चर्चा शुरू करता हूं कि जन्म कुंडली में राहु लगन भाव में है। खोल लीजिए, जन्म कुंडली खोलिए और देखिएगा, ये 12 खाने हैं जो लगन कुंडली का, जन्म कुंडली का पहला चतुर्भुज है, जो सबसे ऊपर होता है पहला खाना, ये लगन भाव है, यानी प्रथम भाव है। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 12 खाना है, ये 12 घर है। मैं बारी बारी से प्रत्येक घर के बारे में आपको चर्चा करूंगा और अपनी अनुभव की बात करूंगा। राहु यदि पहले भाव में है तो हमेशा बुरा फल नहीं देता है, मैं बार बार आपको समझाया। राहु लगन भाव में जिस राशि में विराजमान है उस राशि का प्रभाव, उस राशि का राशि अधिपति यानी लग्नेश कहां विराजमान है, इन सब बातों का प्रभाव राहु से मिलने वाले फलों पर पड़ता है। इसको देख लेना। लगन का स्वामी लगन भाव को देखता हो तो शुभ स्थिति निश्चित रूप से राहु लगन में बैठकर अच्छा फल देगा। जिस राशि में विराजमान है उस राशि का राशि अधिपति लगन भाव को देख रहा है तो शुभ फल मिलेगा। साथियों और मित्रों, लगन में 1 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 6 नंबर हो और 11 नंबर हो, यानी मेष, मिथुन, कर्क, कन्या और कुंभ, इन राशियों में ज्यादातर राहु अच्छे फल प्रदान करता है। ये मेरा अनुभव है। शेष राशियों में इतने अच्छे फल नहीं देता है। यदि लगन का स्वामी जिस राशि में राहु विराजमान है उस राशि का राशि अधिपति दूसरे भाव और 12वें भाव में है तो कहते हैं कि अच्छा फल तो मिलेगा लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत कराएगा, उतार चढ़ाव आएगा, इतना अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन यदि लगन भाव का स्वामी तीसरे और 11वें भाव में है तो बहुत शुभ फल प्रदान करेगा राहु यहां आपको।
यदि लगन का स्वामी चौथे और 10वें भाव में हो, सफलता तो मिलती है, लाभ तो मिलता है, लेकिन पसीना निकाल देता, कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष कराता है, दांतों कहते हैं लोहे के चने चबवा देता है, लेकिन सफलता मिलती है। लेकिन लगन का स्वामी नवम और पंचम भाव में विराजमान हो, अति उत्तम फलों की प्राप्ति कराता है। लेकिन यदि लगन का स्वामी छठे और 8वें भाव में विराजमान है तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 6-8 का संबंध अच्छा नहीं माना है। इसीलिए राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी कहां बैठा है, उसकी स्थिति कैसे है, इस आधार पर राहु का अपना फल प्रदान करना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि राहु जिस राशि में बैठा है और केतु जिस राशि में बैठा है, इन दोनों राशि के स्वामी यदि एक साथ बैठ गए तो उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। यह मैंने देखा है। राहु लगन चौथे, 7वें, 10वें भाव में विराजमान है। जिस राशि में विराजमान है, लगन में, चौथे में, 7वें और 10वें में जिस राशि में विराजमान है, उस राशि का स्वामी यदि त्रिकोण में बैठ जाता है तो प्रबल उत्तम राजयोग कारक संबंध बनता है और बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। पहला भाव सिर का भाव है, मस्तिष्क का भाव है। राहु यहां हमारी सोच को प्रभावित करेगा। उत्तम राहु विश्वविख्यात बनाएगा। मित्रों, ऐसी अवस्था में जब राहु के साथ शनिदेव विराजमान हो तब भी अच्छे फल प्राप्त होंगे। जबकि कहा जाता है कि राहु शनि एक साथ बैठ जाए तो श्रापित योग बनता है, लेकिन यदि शुभ अवस्था में है तो नागमणि योग बनता है, जातक को लाभ मिलेगा। हाँ, मैंने ये पढ़ा है भाई, और मैंने पाया है कि पहले भाव में राहु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना गया है। अब ये जरूर देखना कि सप्तम भाव में केतु किस राशि में बैठा है। बहुत सी बातें लगन भाव में राहु को लेकर मैंने सुनी है, पढ़ी है कि व्यक्ति द्विस्वभाव बनाता है, मुंह में राम बगल में छुरी होती, कथनी करने में फर्क होता है, विश्वास पात्र नहीं होता, अपना भला सोचने वाला था। लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं, अर्ध सत्य है। सूत्रों को समझना होगा तभी ये बात समझ में आएगी। ध्यान रखिएगा, ये सार्वभौमिक सत्य, अकाट्य सत्य है कि राहु लगन में है तो केतु हमेशा सप्तम भाव में रहेगा। राहु के सामने हमेशा केतु रहता है। लगन में यदि राहु है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा भाई, लगन में यदि राहु है तो वैवाहिक जीवन में उठापटक का सामना करना पड़ सकता है। विवाह और पार्टनरशिप जैसे मामलों में कई बार सावधानी बरतनी पड़ेगी। राहु लगन में अनुकूल विराजमान नहीं है तो व्यक्ति के गर्दन के ऊपर के अंगों में हमेशा कोई न कोई तकलीफ रहेगी। जैसे डैंड्रफ ही ले लीजिए, चाहे कितना भी शैंपू लगा दीजिए, डैंड्रफ जाने वाले नहीं, फिर आ जाएगी। दांतों में दर्द रहेगा। देखना होगा आपको उस स्थिति में नवांश कुंडली में कि दोनों की स्थिति क्या है, सूर्य और चंद्रमा जन्म कुंडली में कितने मजबूत बैठे हैं। मैंने कहा ना कि राहु और केतु कहीं दबते हैं तो सूर्य और चंद्रमा से भी दबते हैं और किसी से नहीं, शनि से दबते हैं। देखना होगा शनि कहां बैठा है, कितनी मजबूत अवस्था में बैठा है। सूर्य उच्च का है, स्वराशि में है, स्वग्रह से केंद्र त्रिकोण का संबंध रखता है सूर्य और चंद्रमा, तब फिर भी अच्छा रहेगा। चौथा भाव शुक्र का भाव है। यह भी देखना होगा कि उस भाव में कौन सी राशि है, उसका स्वामी कहां बैठा है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है कि नहीं है, तभी आप उसका रिजल्ट कह सकते हैं। क्योंकि बहुत कुछ अच्छा बैठा लेकिन चौथा भाव ही कमजोर है तो फिर क्या करोगे। लगन भाव में राहु अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जनूनी बनाता है, एकदम जनून होता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। साम दंड भेद सभी उपाय करता है। नई जीवन में नई अवधारणा, नए विचारों को आप महत्व देंगे और ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आप नए नए प्रयोग कर सकते हैं। लगन में राहु व्यक्ति को चतुर बनाता है। अपनी जन्म कुंडली खोल दी ना आपने, देखिएगा आपके स्वभाव में चतुराई आएगी। राहु के साथ सूर्य या मंगल या कोई प्रतिकूल ग्रह विराजमान है तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जरूर आएगी। लेकिन मैंने ये भी देखा है कई बार, यदि प्रतिकूल बैठा हुआ है तो जो व्यक्ति होता वो दिखता नहीं है, जो दिखता वो होता नहीं, हमेशा अपने विचारों की उधेड़ बुन में बना रहता है, हमेशा अपने विचारों में उलझा रहता है। यदि लगन में जो पहला खाना है, ये पहला चतुर्भुज, इनमें 3 नंबर है यानी मिथुन राशि है, 4 नंबर यानी कर्क राशि है, 5 नंबर यानी सिंह राशि है, 6 नंबर यानी कन्या राशि है और 10 नंबर यानी मकर राशि है, तो व्यक्ति नौकरी से आर्थिक उपार्जन करता है, उच्च पदों पर विराजमान होता है, अच्छे सुख और सौभाग्य का उपभोग करता है। और जिन नंबरों में मैंने अभी राहु बताया है, इन नंबरों में लगन में राहु बैठा है,
और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है और शुक्र भी देख रहा है, तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन मैं धन को लेकर बहुत सफलता, लेकिन चेहरे पर कहीं न कहीं निशान जरूर होगा। और यह भी देखने में आया है, व्यक्ति के जन्म का 5वां वर्ष तकलीफदायक होगा। आप अपने लाइफ के गोल को पाने के लिए यथासंभव प्रयास करते हैं। जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए साधनों की सात्विकता को अधिक महत्व नहीं देते, लक्ष्य को अधिक महत्व देते। लगन में राहु, दूसरों से काम निकलवाने में आप निपुण होंगे, दूसरों से काम लेने में आप निपुण होंगे। बेवजह शक करने की आदत आपको हो सकती है, ये भी ध्यान रखिए, उसमें शक करने की भी आदत होती है। अच्छे व्यक्ति को बुरा और बुरे व्यक्ति को अच्छा समझने की गलती भी आप कर सकते हैं। ये लगन भाव के राहु की बात थी। यदि लगन में राहु विराजमान है तो ऐसा होगा। और आपके लगन में राहु विराजमान है और कोई परेशानी है, अब मैं उपाय बता रहा हूं। प्रत्येक महीने में, हर महीने में, महीने के पहले रविवार के दिन किसी गरीब, निर्धन, जरूरतमंद व्यक्ति को श्रद्धानुसार गेहूं का दान करना बड़ा शुभ रहेगा। ध्यान रखना भाई, राहु की उत्पत्ति में, राहु केतु की उत्पत्ति में भगवान महादेव का बहुत हाथ है। और यदि आपके लगन में राहु अनुकूल विराजमान नहीं और अच्छे फल प्रदान नहीं हो रहा और जीवन में परेशानियां हैं, तो महीने में एक बार भगवान शिव की शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक जरूर करें, रुद्री का पाठ करते हुए। राहु अनुकूल होगा। ये वैदिक उपाय जो कभी खाली नहीं गया है। राहु जब अनुकूल विराजमान नहीं होता है ना, तो घर में कूड़ा कबाड़ा बहुत इकट्ठा हो जाता है। आप कूड़े कबाड़े को बाहर निकालिए, घर में सफाई रखिए, देखिए राहु अनुकूल हो जाएगा। राहु यदि अनुकूल नहीं और परेशानियां आ रही है, या राहु शुभ और शुभ करने के लिए, तो हमेशा माता पिता की सेवा करिए, माता पिता की चरण स्पर्श करिए। एक बात और मैंने देखी है, राहु को अनुकूल करने के लिए चांदी की ठोस गोली हमेशा अपने पास रखिए, बहुत लाभ मिलता है। गले में रख दीजिए, हाथ में, कैसे भी किसी भी अवस्था में अपने पास चांदी की ठोस गोली रखना बहुत लाभकारी होता है। राहु का रतन गोमेद है भाई। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष प्रथम शनिवार दिन राहु का रतन धारण करना बड़ा लाभकारी रहता है गोमेद को। मित्रों और साथियों, 8 मुखी रुद्राक्ष 11 दाने, देखो भाई संपर्क कर लेना, ये नंबर आ रहे हैं, मैं बहुत कुछ ये मोटा मोटा बता रहा हूं। यदि वास्तव में आपको राहु को लेकर कहीं कोई परेशानी है, इन नंबरों पर संपर्क करके मुझे वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। नंबर ये आ रहे हैं, इन नंबरों पर जो इस वीडियो पे जो नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करिए, मैं अवश्य आपको जवाब दूंगा। लेकिन ये उपाय आपको लाभ जरूर देंगे। 8 मुखी रुद्राक्ष 11 दाने गले में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। कैसे, किस प्रकार धारण करें, आप मेरे से संपर्क जरूर करिएगा, मैं जरूर आपके सवाल का जवाब दूंगा। अब मैं बात करूंगा राहु का दूसरे भाव में होना। राहु यदि दूसरे भाव में है तो धन का जोड़ना इतना सरल नहीं होगा। आप जॉइंट फैमिली में रहेंगे, कुछ न कुछ तनाव आपको लगा रहेगा, पारिवारिक विवाद लगे रहेंगे। राहु का यहां बैठना धन और परिवार के लिए अनुकूल नहीं होता है, ऐसा सूत्र कहता है। और विशेष रूप से व्यक्ति के वाणी पर संयम नहीं रहता, वाणी बड़ी कड़वी रहती है। राहु अनुकूल नहीं है तो ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैंने ये भी देखा है, यदि राहु शुभ है दूसरे भाव में और शनिदेव भी साथ में है, तो बहुत बड़ा उद्योगपति भी बनाता है भाई, बहुत बड़ा राजनेता भी बनाता है भाई, शिखर पे लेके जाता है भाई। यदि राहु शुभ है तो अपनी बातों से ऐसे लोग दूसरों का बहुत भरोसा जल्दी जीत लेते हैं। यह अलग बात है, यदि राहु अनुकूल नहीं है तो ऐसे व्यक्ति अधिक विश्वसनीय नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शत्रुओं को आराम से परेशान करना जानते, कैसे शत्रु को परेशान करें। राहु यदि दूसरे भाव में है तो विदेशों से धन कमाने में कई अवसर ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। यदि राहु दूसरे भाव में है, व्यक्ति फास्ट फूड खाने का शौकीन होगा, लेकिन व्यक्ति के भोजन में शुद्धता नहीं रहेगी, नशे और नशीले पदार्थों के सेवन से परहेज नहीं होगा, और ऐसा व्यक्ति पैतृक संपत्ति के नाश का कारण भी बन सकता है यदि अनुकूल राहु दूसरे भाव में विराजमान नहीं है। एक बात और सुनी मैंने, और मैंने देखा है कि राहु दूसरे भाव में बैठा हो, ससुराल पक्ष और पारिवारिक सदस्यों में हमेशा उठापटक और अनबन रहती है। व्यक्ति बैंक बैलेंस नहीं जोड़ पाता है। ऐसा व्यक्ति पारिवारिक संस्कारों से हटकर कार्य करता है यदि दूसरे भाव में राहु है। रीति रिवाजों से दूर जीवन के अपने नियम बनाता है राहु दूसरे भाव में हो। ऐसा मैंने सुना था, ऐसा मैंने पढ़ा भी है कि राहु दूसरे भाव में इस तरह का फल देता है। लेकिन फिर मैं अपनी बात याद दिलाना चाहता हूं,
कि ये पूर्ण सच नहीं है। राहु किस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी किस में बैठा है और किन ग्रहों से दृष्ट है, साथ ही केतु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी कहां बैठा है, उन पर किन ग्रहों की दृष्टि है, इसे समझे बिना कुछ भी बोलना अपराध होगा। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं। वास्तव में ज्योतिष को आत्मसात करना चाहते हैं तो इसे समझे। दूसरे भाव का राहु अद्भुत फल भी प्रदान करता है। जितनी आपने बातें सुनी जो मैं बता रहा था, ऐसा नहीं है, अच्छे फल भी, अच्छे फल देता है। मैं जिस व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं, मैं खुद उन्हें हृदय से प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो बहुत अद्भुत व्यक्तित्व। सदैव प्रातस्मरणीय स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज। स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज जी के दूसरे भाव में राहु विराजमान था और उनके व्यक्तित्व से सारा विश्व वाकिफ है। उन्होंने विश्व में कई देशों को वेजिटेरियन बना दिया। उनके वचनों को सुनने के लिए लाखों लोग लालच रहते हैं। ईश्वर भक्ति का मूल मार्ग है। इस सच को, ईश्वर प्राप्ति का जो मूल मार्ग है वो भक्ति है। भक्ति ही मूल मार्ग है। इस सच को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। उनकी सत्संग में एक जादू था, उनके शब्दों में एक जादू था। व्यक्ति मग्न हो जाता था। दूसरे भाव का राहु भाई, इसलिए दूसरे भाव में राहु पर शोध होना चाहिए। इस पर मैंने अपने विचार आपके सामने। यदि राहु प्रतिकूल परिस्थितियों में दूसरे भाव में विराजमान है तो जो ऊपर की बातें मैंने बताई अवश्य प्रभाव देखने को मिलेगा। स्वामी जी की जन्मकुंडली में शनि, बृहस्पति और सूर्य की स्थिति त्रिएकादश भाव में थी। राहु कुंभ राशि दूसरे भाव से गोचर कर रहा है। कुंभ राशि का शनि दसम भाव उच्च का विराजमान था। केंद्र का स्वामी शनि दसम भाव में हो तो नाम होगा, यश होगा, कीर्ति होगी। जन्मभूमि के बाहर देश विदेशों में खूब यश और गाथा होगी। मेरा कहने का मतलब कि देखना होगा, शोध करना होगा कि भाई किस राशि में है, किस भाव में है, कहां बैठा है, कौन देख रहा है, तब रिजल्ट अच्छे आएंगे। हर जगह राहु बुरा नहीं होता है। दूसरे भाव में राहु प्रतिकूल हो तो ये बातें होगी जो मैंने आपको बताई। परंतु राहु अकेला है, शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, और जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी अनुकूल नहीं है तो वाणी में कटुता होगी, नशे का आदि होगा। जैसे गुटखा, तंबाकू, गांजा, किसी तरह का नशा करेगा। इन 18 सालों में मैंने देखा है कि दूसरे भाव में राहु स्किन की प्रॉब्लम भी देता है। शरीर में हमेशा झंझाट रहती है। प्रतिकूल ग्रह के साथ राहु यदि वहां बैठा है तो होठ के निचले हिस्से में कहीं ना कहीं निशान जरूर होगा। यह भी देखा गया है कि 12 से 24 वर्ष की आयु में पिता के धन को नुकसान होता है यदि राहु दूसरे भाव में प्रतिकूल बैठा है। ये मेरा अनुभव, आपको भी जरूर शोध करना चाहिए। परंतु कब, जब राहु प्रतिकूल बैठा हो तब ऐसे फल मिलते हैं। वरना राहु यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट, शुभ राशि और शुभ भाव में राशि अधिपति बैठा तो अच्छे फल भी प्रदान करता है। ये मैंने आपको बताया। परेशानी तो क्या करे, उपाय क्या करे। यदि राहु आपके दूसरे भाव में अनुकूल नहीं बैठा है तो प्रत्येक अमावस्या के दिन गौशाला में हरे चारा का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। अमावस्या के दिन गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को अपने हाथ से भोजन कराना बड़ा शुभ रहेगा। सर्दी का मौसम में 2 रंग के कंबल, यानी एक से ज्यादा रंग होना चाहिए, ये कंबल गरीब लोगों को अपने हाथ से, वास्तव में जो नीडी लोग हैं उन्हें बांट के देखेगा, वो 12-25 है। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में नीले पुष्प को अर्पित करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। हर साल श्रावण के महीने में प्रत्येक सोमवार को पार्थिव शिवलिंग बनाकर श्रद्धापूर्वक पूजन करने के उपरांत अभिषेक करें और उसके बाद नदी में प्रवाहित करना बड़ा लाभ देगा। दूसरे भाव में राहु है तो भाई भगवान शिव की आराधना अति लाभकारी होगी। कैरियर, कारोबार, नौकरी में परेशानी है, भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में हर गुरुवार दिन पीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। राहु जन्म कुंडली में अनुकूल नहीं है। सूरजमुखी का 1 फूल, 9 मुट्ठी चने की दाल, 9 हल्दी की गांठ, 9 रस्से केसर के पीले कपड़े में बांधी क्लॉकवाइज अपने ऊपर 7 बार उतारी और लगातार 43 गुरुवार या लगातार 43 दिन बहते पानी में प्रवाह कर दीजिएगा। अद्भुत लाभ मिलेगा। ये उपाय है, इनको अपना के देखिएगा। अब मैं बात करूंगा राहु को तीसरे भाव में है तो राहु यदि तीसरे भाव में है तो फिर क्या कहना है, बले बले, वाह, आनंद आ जाता है। व्यक्ति साहसी, पराक्रमी, मेहनती, परिश्रमी, हर कार्य में सफलता करने वाला जातक होता है यदि राहु तीसरे भाव में है, क्योंकि तीसरे भाव में राहु शुभ फल प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली समझा जाता है। तीसरा, छठा, 11वें भाव में राहु वैसे भी बहुत अच्छा फल प्रदान करता है, उच्च पदों पर लेकर जाता है और शत्रुहंता बनाता है, विलासिता का जीवन व्यतीत करता है। राहु आपकी जन्म कुंडली देखिए, आपको अपनी जन्म कुंडली खोलिए ना,
आपकी जन्म कुंडली राहु तीसरे भाव में बैठा हो, व्यक्ति दुस्वासी होगा, अत्यधिक जोखिम लेकर कार्य करने की उसके अंदर आदत होगी। ये आदत उसे धन लाभ भी कराती है, लेकिन इधर उधर घूमने का शौकीन भी होगा। अपनी छवि को बेहतर करने के लिए हमेशा धर्म कर्म की गतिविधियों में भाग लेगा, दान और पुण्य करेगा। हाँ, एक बात मैंने देखी है कि मित्रों पर अधिक विश्वास नहीं होता है। एक बात और देखी मैंने कि तीसरे भाव का राहु व्यक्ति को भाइयों में सबसे बड़ा बनाता है या सबसे छोटा बनाता है। यदि तीसरे भाव में राहु है तो घर में वो या तो बड़ा होगा या सबसे छोटा होगा, और छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते बार बार बनते और बिगड़ते हैं। बेवजह का विरोध छोटे भाई बहनों में देखने को मिलता है यदि राहु तीसरे भाव में है। और यह भी देखा गया यदि अनुकूल विराजमान नहीं है तो जीवन भर छोटे भाई बहनों के बीच में मनमुटाव रहता है। तीसरी बात यह, कई बार भाई बहन होते ही नहीं, अकेला ही होता है, यह भी मैंने देखा। ऐसी सिचुएशन भी मैंने देखी जन्म कुंडली में। लेकिन तीसरे भाव में राहु है तो लॉन्ग लाइफ का संकेत मिलता है। लेकिन राहु कहां बैठा है, किससे दृष्ट है, इस बात पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपकी जन्म पत्री में यदि राहु तीसरे भाव में है तो आपको अपने पार्टनर पर अधिक विश्वास करने से बचना चाहिए। संभव है मौका मिलते वो आपको धोखा दे दे, पार्टनर पर विश्वास नहीं करें। तीसरे भाव में विराजमान राहु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है। तीसरा भाव कंठ को इंगित करता है, कंठ के आसपास कोई न कोई निशान जरूर होगा, क्योंकि राहु जहां बैठता है वहां कोई न कोई निशान अवश्य देता है। यदि राहु प्रतिकूल विराजमान है तीसरे भाव में, शुभ ग्रहों से दृष्टि नहीं, शुभ राशि में नहीं है, तो मेरा विश्वास करिएगा राहु संक्रमण का बीमारी देता है, श्वास नली में प्रॉब्लम देता है, कान नाक गला श्वास नली में जीवन में कई बार संक्रमण का शिकार देखा गया है यदि राहु तीसरे भाव में प्रतिकूल विराजमान है। साथ में यह भी देखा गया है कि व्यक्ति व्यर्थ का भ्रमण करता है, घुमक्कड़ होता है। तीसरे भाव में राहु बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन प्रतिकूल भाव और प्रतिकूल राशि में विराजमान है तो भाइयों के लिए ठीक नहीं माना गया। भाइयों को पशुओं से कोई न कोई खतरा रहता है। राहु अच्छा व्यवसायी नाम होगा, लेकिन ये बातें भी मैंने देखी है। अब यदि आपकी जन्मकुंडली में राहु है तो देख लीजिएगा ये फल मिलेगा। प्रॉब्लम है तो उपाय सुन लीजिए। प्रत्येक सोमवार को देसी गाय के कच्चे दूध से रुद्राष्टम का पाठ करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए। 43 दिन या 43 गुरुवार या 43 सोमवार करके देख लीजिएगा, तुरंत लाभ। घर में ईशान कोण में भूमि से 2.5 फीट ऊपर तुलसी का पौधा लगाइए, प्रातःकाल जल चढ़ाइए, शाम को घी का दीपक जलाइए। विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करना अद्भुत रहता है तीसरे राहु में। बाएं हाथ की, जो बायां हाथ है आपका, बायां हाथ की अंगुली में सोने का छल्ला पहनना बड़ा लाभकारी रहेगा। रोग पीछा नहीं छोड़ रहा हो, परेशानी आ रही हो, दवा काम नहीं कर रहे हो, तो नहाने वाले पानी में हर रोज 7 बूंद गौमूत्र की डालकर स्नान करिएगा, तुरंत दवा काम करेगी। बुधवार के दिन शीशे का यदि आप दान कर लेते हैं राहु अनुकूल होगा, लेकिन घर में हाथी दांत की वस्तु घर में नहीं रखना, इससे आपको नुकसान होगा। नंबर 9। और अब बात करते हैं राहु के चौथे भाव की। राहु कुंडली के चौथे भाव में है तो सरकारी क्षेत्र में लाभ देता है, सभी क्षेत्रों से आपको सुख मिलता है। आप सहजता से सरकारी क्षेत्रों से टेंडर प्राप्त कर सकते हैं। चौथे भाव में बैठा राहु, एक और ध्यान से सुनिएगा, अचानक आपके जीवन में उतार चढ़ाव देता है, वहीं आपको माता पिता से वैचारिक मतभेद भी देता है। शिक्षा के क्षेत्र में अनावश्यक बाधाओं का सामना भी कराता है यदि अनुकूल विराजमान नहीं है। आदमी को यदि राहु चौथे घर में विराजमान है, आदमी को हमेशा बड़े घर और बड़ी गाड़ी की ललक रहेगी, तलब रहेगी। खोलिए जन्म कुंडली को, देखिए आप, क्योंकि चौथे घर में बैठा राहु कर्म स्थान को देख रहा है और वहां केतु बैठा हुआ है। केतु भी सप्तम दृष्टि से चौथे घर को देख रहा है। तो जब केतु देख रहा है तो परिवार की ओर देख रहा है, कामकाज में नुकसान हो सकता है, परिवार में कोई नुकसान हो सकता है। जन्म स्थान और जननी से दूरी का संकेत भी मिलता है। हाँ, लेकिन विदेशों से अच्छा लाभ मिलता है। बाहर के लोगों के सहयोग से आर्थिक सुदृढ़ता आती, परंतु अपनों से धोखों की संभावना रहती है चौथे राहु में। सामाजिक सुयोग में बढ़ोतरी होगी, लेकिन यदि यहां राहु प्रतिकूल विराजमान है तो पारिवारिक जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। राहु के साथ यदि मंगल है, शनि है, सूर्य है, तो व्यक्ति सुकून भरी जिंदगी नहीं जी पाता है, ये देख लीजिएगा। चौथे में राहु और 10वें में केतु, कार्यों में स्थिरता नहीं रहती, बार बार काम बदलना पड़ता है। खोलिए जन्म कुंडली, देखिए अब आप,
यहां चौथे भाव में विराजमान राहु कई बार लोगों की नजर में अच्छा नहीं बना, लोग विश्वास नहीं करते, धोखेबाज समझते हैं। लेकिन शुभ राशि में है, राशि अधिपति शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो प्रेजेंटेशन का बहुत लाभ मिलता है। व्यक्ति जो भाषा शैली, जो प्रभावशाली है, वो अद्भुत होगी। किसी भी वस्तु को पेश करने का अद्भुत और प्रभावशाली नजरिया इनका रहता है, और बहुत अच्छे सेल्समैन, बहुत अच्छे व्यवसायी भी होते हैं। लेकिन महंगे वस्त्र और भोग विलास की वस्तुओं की ओर आपका शौक बहुत होता है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छी अच्छी चीजों का सेवन करें। लेकिन चौथे भाव में राहु आपको अपनी माता के साथ रहने का अवसर कम दे पाता है। सुख सुविधाओं की भूख आपको तनाव, अशांति और चिंता और रात को नींद खराब कर सकती है चौथे राहु में। बहुत से विद्वानों का मत मैंने पढ़ा है कि चौथे भाव में बुढ़ापा खराब होता है, यानी बुढ़ापा में परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन मेरा मत है कि उसके लिए आपको 12वें भाव को देखना होगा। दूसरी बात यह कि वृद्धावस्था का कारक शनि कहां बैठा, इसको भी देखना होगा। 12वें भाव को देखना होगा, और वृद्धावस्था के लिए यह भी देखना होगा कि शनि कहां बैठा है, किस राशि में, किन ग्रहों से दृष्ट है। यदि 6, 8, 12 से शनिदेव का संबंध है तो बुढ़ापा में परेशानी आएगी। कारण चौथा और 8वां भाव जीवन की अंतिम क्षणों को दर्शाता है। लेकिन राहु यदि अच्छा है तो फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। ये था राहु के चौथे भाव का फल। क्या उपाय करें? भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में नियमित 21 दिन 11 कमल के पुष्प अर्पित कर दीजिए, और वहीं बैठकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का वैदिक उपाय है, कभी खाली नहीं जाएगा। ये साल में एक बार गिरिराज जी भगवान की परिक्रमा जरूर करिए और गरीबों को भोजन कराएगा। हमेशा चंदन का इत्र अपने प्रयोग में लेकर, शरीर में चंदन का इत्र जरूर लगाए। हमेशा माता पिता और माता तुल्य महिलाओं का चरण स्पर्श करिए और उनका सम्मान करिएगा। अपने शरीर पर कोई न कोई चांदी की वस्तु जरूर धारण करिएगा। कैरियर, कारोबार संबंधी जब कोई परेशानी हो तो चांदी की डिब्बी में शहद भरकर जमीन में दबा दीजिएगा, वीराना स्थान में। घर के मुख्य दरवाजे के दहलीज के नीचे चांदी का चकोर टुकड़ा दबाना भी अद्भुत और लाभदायक फल देगा। चौथे राहु में न मना रहे। जानकारी दूंगा आपको कि यदि राहु जन्म कुंडली में 5वें घर में हो तो क्या फल हो। 5वां पुण्य संस्कार, पुनर्जन्म, विद्या, संतान, और फिर पंचम भाव त्रिकोण का भाव भी है। राहु यदि पंचम भाव में शुभ अवस्था में विराजमान है तो व्यक्ति का दिमाग अद्भुत होता है, सोच बड़ी अद्भुत होती, विवेकशील होता है। ऐसी सोच देता है कि लोग दांतों तले अंगुलियां दबा देते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों, मीडिया स्टार्स, कलाकारों के पंचम में राहु विराजमान है। लेकिन यदि पंचम भाव में प्रतिकूल राहु है, कई बार मैंने ये देखा है कि संतान को लेकर बहुत समस्या आती। संतान एक तो देर से होती, या फिर संतान में मेडिकल कोई ना कोई तकलीफ जरूर होती है। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा राहु यदि अकेला बैठा है और जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, कुंडली के 5वें भाव में राहु होने पर व्यक्ति की संगति अच्छे लोगों के साथ नहीं रहती है। ऐसे लोग रिश्तों की पवित्रता का मान नहीं रख पाते हैं, ये देखना चाहिए। रिश्तों के मामले में ऐसा व्यक्ति अपने स्तर से कई गुना नीचे गिर जाता है और जीवन में कई बार कुसंगति का दंश अवश्य झेलता है। यह अलग बात है कि धोखा खाकर व्यक्ति मार्ग पर आ जाता है, लेकिन ऐसा मैंने देखा जरूर है कि प्रतिकूल राहु पंचम भाव में निर्णय क्षमता को कमजोर करता है। व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता, हमेशा भ्रम में जीता है और बुद्धि बड़ी दुष्ट रहती, हमेशा अपना स्वार्थ सोचता है। पंचम भाव में राहु प्रतिकूल विराजमान है तो पेट का स्थान है, पेट हमेशा खराब रहेगा, पेट संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, अपच रहेगी, आपर रहेगा, एसिड, खाना नहीं पचेगा, बुद्धि नहीं काम करेगी व्यक्ति की। और मैंने कहा ना कि ऐसा देखा गया है कि राहु यदि अनुकूल अवस्था में पंचम भाव में नहीं तो संतान प्राप्ति में समय लगेगा और चिकित्सा का सहारा लेना ही पड़ेगा। बिना मेडिकल के संतान की प्राप्ति नहीं होगी। शिक्षा के क्षेत्र में बाधा आएगी। यदि पंचम भाव में राहु जिस राशि में विराजमान है उस राशि का स्वामी दोबारा में बैठा है, दूसरे और 12वें भाव में बैठा है, छठे और 8वें भाव में बैठा है, तो व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन यदि त्रिएकादश है, तीसरे और 11वें भाव में, नवम पंचम भाव में, तो अवश्य लाभ मिलेगा और सफलता मिलेगी। धार्मिक क्रियाकलापों का अधिक पालन करने में ऐसे व्यक्ति को रुचि नहीं होती, प्रतिकूल राहु है तो। ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक विधि विधानों को मात्र औपचारिक रूप से निभाता है यदि पंचम भाव में राहु है। अनुकूल नहीं है राहु तो धन कमाने के लिए गलत साधनों का प्रयोग भी कर सकता है।
राहु अनुकूल विराजमान नहीं है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं होता। ऐसा व्यक्ति स्वार्थ निकलने पर कभी भी धोखा दे सकता है। और यदि पंचम भाव में राहु विराजमान है और शुभ अवस्था में नहीं है, तब जन्म के 5वें वर्ष में पारिवारिक सदस्यों के सुख में कमी आती है। पंचम भाव का राहु इस बात का भी संकेत है कि उच्च सरकारी पदाधिकारी और राजनेताओं के साथ विरोध भी नहीं रखना चाहिए, अच्छा नहीं माना गया है। यदि आपके पंचम भाव में राहु है, चाहे वो किसी राशि में है भाई, उच्च सरकारी पदाधिकारियों और राजनेताओं से कोई विरोध नहीं रखना चाहिए, अन्यथा परेशानी आ जाएगी। पंचम भाव का राहु सांप सीढ़ी का खेल खेलता है शेयर मार्केट में, इसको देख लेना चाहिए। भले ही पंचम भाव का स्वामी शुभ अवस्था में या शुक्र के साथ बैठे हो, तब भी पंचम भाव का राहु शेयर मार्केट में सांप सीढ़ी का खेल खेलता, कभी हानि तो कभी लाभ, स्थिति बिगड़ती बनती रहती है। लेकिन यदि सूर्य चंद्रमा मजबूत है, तब मैंने देखा कि अच्छे परिणाम। यदि जातक की जन्म कुंडली में राहु प्रतिकूल विराजमान है लेकिन सूर्य उच्च का हो, शुभ ग्रहों से 10 हो, केंद्र त्रिकोण से संबंध हो, चंद्रमा उच्च का हो, शुभ ग्रहों से 10 हो, शुभ राशि में उच्च और केंद्र त्रिकोण से संबंध रखता हो, तब राहु कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। क्या उपाय करें? वैदिक उपाय बता रहा हूं जो अद्भुत है। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत अपने पूजा स्थल में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाइए और सिद्ध कुंजी का स्त्रोत मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं शाह ज्वाला है ज्वल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम शम लम शम फट स्वा। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और दशांश हवन करके देखिएगा, राहु अनुकूल फल देगा। आदि शक्ति की उपासना जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यदि पंचम भाव में राहु प्रतिकूल विराजमान है तो कंजकों की सेवा करिए, महिलाओं का सम्मान करिए, चरित्र को अच्छा रखिए, अपने घर में हमेशा चांदी का ठोस हाथी रख दीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। रोज सुबह और शाम राहु के बीज मंत्रों का जाप करना बड़ा शुभ है। ओम भ्राम ब्रीम ब्राम श राहुए नमः। मांस और मदिरा का सेवन नहीं करिए। राहु रतन यानी गोमेद धारण करना बड़ा शुभ रहेगा, लेकिन जन्म कुंडली को देखना होगा कि षड्बल क्या है, आपके षड्बलों की स्थिति क्या है। ये थे उपाय। अब मैं बात करूंगा आपके राहु का छठे भाव में क्या प्रभाव रहता है। छठा भाव, यदि राहु आपकी जन्म कुंडली में छठे भाव में विराजमान है तो राहु महाराज यहां आपकी मनो आवश्यकताओं की पूर्ति कराते, लाभदायक फल प्रदान करते। जातक की जन्म कुंडली में छठे भाव में राहु विराजमान है, सुख समृद्धि वैभव और ऐश्वर्यमान बनाता है। व्यक्ति विद्वान होता है, शत्रु हंता, चाहकर भी शत्रु उसका नुकसान नहीं कर सकता, हमेशा शत्रु उससे प्राप्त होता है, शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा व्यक्ति को विदेशों से धन की लाभ की प्राप्ति होती है। छठे भाव में विराजमान राहु 12वें भाव को सप्तम पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और केतु वहां विराजमान है, और केतु मोक्ष का और पुनर्जन्म में संबंध रखता है। फॉरेन लैंड, दूसरी संस्कृति के लोगों से अच्छा लाभ मिलता है, विद्वानों का ही मत है। लेकिन मैंने यह भी देखा है कि उस व्यक्ति जिनकी संस्कृति में भारतीय सनातन संस्कृति के अनुकूल नहीं रहती है, ध्यान, यदि ऐसा है तो मैंने ये देखा है कि उस व्यक्ति का अपनी संस्कृति प्रति आदर कम रहता है, ये मैंने देखा है। छठे भाव का राहु आपके लिए राहें तैयार करेगा। आपके जीवन में आ रही अनेक बाधाओं, अनेक परेशानियों, अनेक मुश्किलों, अनेक संकटों को हटाता है छठे भाव का राहु। यदि राहु छठे भाव में प्रतिकूल अवस्था में विराजमान या फिर मकर राशि में राहु विराजमान है तो उतना अच्छा फल नहीं देता है। राहु यदि प्रतिकूल अवस्था में छठे भाव में है तो व्यक्ति एंटी सोशल एलिमेंट से दोस्ती कर लेता है, ऐसे लोग जेल भी जाते हैं। ऐसे लोगों को वाहन और पशुओं से अधिक भय रहता है और कमर का निचला हिस्सा पीड़ित रहता है। और इस भाव में राहु के साथ चंद्रमा है तो वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन का संकेत नजर आता है, और प्रतिकूल है तो डाइवोर्स तक हो जाता है। सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन भी होता है और आदमी को दंड की संभावना बनती है यदि चंद्रमा अनुकूल नहीं है तो। हाँ, कई बार संबंधों को लेकर व्यक्ति सीरियस नहीं होता है। निजी संबंधों में जिनसे भी संबंध होगा उनका आयु से बहुत बड़ा होगा। हाँ, आर्थिक लाभ मिलेगा लेकिन मान सम्मान में कमी आ जाएगी। उस व्यक्ति से उससे आर्थिक लाभ मिलेगा लेकिन मान सम्मान में कमी आएगी। आयु के 21वें और 37वें वर्ष में इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये वर्ष कलह और शत्रु भय का है।
21वां और 37वां वर्ष बहुत सावधानी से बिताना चाहिए। राहु की ये स्थिति यदि प्रतिकूल छठे भाव में है तो संतान के लिए प्रतिकूल फलदायक हो सकती है और आपका धन व्यर्थ के विषय पर खर्च होने की संभावना भी नजर आती है। छठे भाव में राहु आपको 100 वर्ष जीने की इच्छा देता है। आपके अंदर इच्छा रहती है कि मैं बहुत लंबी आयु प्राप्त करूं। आप कार्य क्षेत्र में कूटनीति से काम निकालने में सफल होते हैं। छठे भाव में राहु आपको रुके हुए कार्यों को संपर्कों के द्वारा पूरा करने की योग्यता देता है। लेकिन यह भी देखा है कि राहु अनुकूल नहीं है तो रिश्वत और गलत तरीकों से धन प्राप्त कर ऐसा व्यक्ति मनी सेविंग को आगे बढ़ाने का प्रयास, बैंक बैलेंस कैसे होगा तो रिश्वत लेगा, गलत तरीके लेगा, जब राहु अच्छा नहीं बैठा हो। और राहु छठे भाव में अच्छा विराजमान है तो राजनीति के क्षेत्र में बहुत अधिक संभावनाएं रहती है। लेकिन राहु यदि अच्छा नहीं है तो लोन लेते समय और धन उधार देते समय विशेष सोच विचार करना चाहिए। राहु अनुकूल नहीं है छठे भाव में तो पेपर संबंधी कार्रवाई सभी कानूनी नियमों का पालन करते हुए बनाना चाहिए, अन्यथा तकलीफ आ जाएगी। न ये था छठे भाव के राहु का फल। क्या उपाय करें? राहु का जीवन में अनुकूल फलों को प्राप्त करना चाहते हैं, राहु के आपको अनुकूल फल प्राप्त हो, भगवान शिव की आराधना करिए, विशेष लाभकारी रहे। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव की शिवलिंग पर पीले चंदन से लेप करिएगा और अपने भाल पर पीला चंदन लगाएगा, राहु अनुकूल होगा। हर रोज प्रातःकाल भगवान सूर्य को जल देने के बाद भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करें, मीठा जल अर्पित करें या बेल पर अर्पित करेगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, परिवार, कानूनी मसले, सब जीवन की कोई भी समस्या हो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। कभी भी अपनी बहन का निरादर नहीं करें, ना उनके साथ विवाद करें। 8 मुखी रुद्राक्ष 11 दाने गले में धारण करना बड़ा लाभकारी रहेगा। घर में कुत्ता पाले, लेकिन देसी नस्ल का, विदेशी नस्ल का नहीं। हर रोज सुबह ब्रश करने के उपरांत तुलसी के 2 पत्ते निगल जाइए, चबाइएगा मत, निगल जाएगा। शिव उपासना और हरि उपासना लाभकारी रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बात करेंगे 7वें भाव की। मित्रों, 7वां भाव पार्टनरशिप का भाव है, जीवन साथी का भाव है, नौकरी का भाव, 10वां से 10वां कर्म का भाव भी, व्यवसाय और नौकरी भी वहां देखी जाती है। निकालिए अपनी जन्म कुंडली, देखिए आपका जो राहु है वो कहां विराजमान है, 7वें भाव में। यदि 7वें भाव में राहु है तो व्यक्ति साझेदारी के काम में कभी भी अपनी बात से मुकर सकता है। राहु की इस स्थिति में व्यक्ति का अपने साझेदारों पर अधिक विश्वास करना धोखे और नुकसान का कारण बनाता है, इसको जरा देख लेना। ऐसे व्यक्ति का अपने जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर विवाद बना रहेगा, दोनों में अंडरस्टैंडिंग की समस्या हमेशा बनी रहेगी। और यदि राहु 7वें भाव में है, एक से अधिक विवाह के योग भी बनते हैं। जीवन साथी बात बात पर शक करने वाला भी होता है। राहु से प्रभावित व्यक्ति 7वें भाव में अहंकारी बनाने के साथ असंतुष्ट भी बनाता है। उसकी संगति अच्छे लोगों के साथ नहीं रहेगी, खराब लोगों के साथ संगति में उसे पसंद आएगी। और यदि ऐसे व्यक्ति को अगर अपनी इच्छा के अनुसार जीवन साथी नहीं मिले तो घर में हमेशा कलह रहता है। दाम्पत्य जीवन में 7वें भाव में राहु का बैठना अच्छा नहीं माना गया है, इस बात को देख लीजिएगा। 7वें भाव में राहु जिस राशि में विराजमान है उस भाव का स्वामी त्रिकोण से संबंध स्थापित करता है, यानी 5वें और 9वें भाव से संबंध स्थापित है, तब थोड़े अच्छे फल जरूर मिल सकते हैं। राहु 7वें भाव में, केतु लगन में और शुभ ग्रह की दृष्टि है तो मैं देखा हूं कि संतत्व की ओर लेके जाता है, सेवा की ओर ले जाता है, राष्ट्र प्रेम की ओर लेकर। लेकिन कब? जब शुभ ग्रहों की दृष्टि है। 7वें भाव में राहु है तो जीवन में कुछ नीति नियम सिद्धांत बनाने पड़ते हैं भाई, क्योंकि 7वें भाव का राहु नीति नियम सिद्धांतों को मानता नहीं, इसलिए ये बनाने पड़ेंगे आपको। रिश्तों को लेकर 7वें भाव का राहु अच्छा फल नहीं देता है, इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा। भटकाव रहता है, व्यक्ति कई बार एकांकी भी रहता है और कई बार वैवाहिक संबंध आपकी सामाजिक संस्कृति से हटकर भी हो सकते हैं। जीवन साथी आपसे बहुत बड़े और अच्छे खानदान का भी हो सकता है। हाँ, जातक की पत्नी उससे ज्यादा समझदार रहती है। ऐसे व्यक्ति को सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अपनी पत्नी की बात पर ध्यान देना बड़ा शुभ रहता है। 7वें भाव का राहु स्वभाव में तल्की देता है, लेकिन फिर कहूंगा कि 7वें भाव में राहु किस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी कहां बैठा और किन ग्रहों से दृष्ट है, इसको देखना बहुत जरूरी। हाँ, धन की कमी नहीं रहेगी, जीवन साथी की वजह से आर्थिक पक्ष सुधर रहेगा 7वें भाव में राहु। एक बात और मैंने देखी कि 7वें भाव का
राहु है और सप्तम भाव में राहु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी यदि पंचम भाव में चला गया तो संतान के बाद पहली संतान के जन्म के बाद अद्भुत उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। लेकिन गुप्त रोगों की संभावना भी देखी गई। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में तकलीफ रहती है, रोगों की संभावना है यदि राहु सप्तम भाव में प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है तो। राहु का संबंध विधवा से विदुरों से ज्यादा रहता है, राहु इसका कारक भी है। और यदि आपका संबंध चाहे कारोबारी हो चाहे किसी तरह के संबंध विधवा और विदुर लोगों से है तो जीवन के 37वें वर्ष में अनावश्यक परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है। ये देखा गया, ये जरूर देख लेना। क्या उपाय करे? सप्तम भाव का राहु प्रतिकूल अवस्था में है तो हर माह की त्रयोदशी में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना हर दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। ये वैदिक उपाय कभी खाली नहीं गया। किसी भी रविवार के दिन बजने वाला नारियल 6 नारियल अपने ऊपर से उसार कर बहते पानी में प्रवाह कर देना, कष्ट कम हो जाएगा। हर शनिवार को देवादिदेव शनिदेव की श्री चरणों में तेल अर्पित करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं, आपके लिए शुभ रहेगा। यदि आपके लिए संभव 27वें वर्ष से पहले शादी नहीं करें और यदि आपकी शादी हो गई हो तो शादी की सालगिरह 9 कंजकों को भोजन कराने के बाद वस्त्र और दक्षिणा अवश्य हर साल दीजिएगा, आपके लिए ठीक रहेगा। नमन। और बात करते हैं राहु अष्टम भाव में। यदि आपकी कुंडली में या जातक की कुंडली में अष्टम भाव में राहु विराजमान है तो अच्छा नहीं माना गया, चाहे वो वैदिक ज्योतिष हो चाहे लाल किताब। यदि अष्टम भाव में राहु विराजमान है बहुत जरूरी जीवन में नीति नियम सिद्धांतों का पालन करता, क्योंकि अष्टम भाव में राहु अच्छे फल नहीं देता। लेकिन एक बात मैंने देखी, अष्टम भाव शोध का, रिसर्च का, रहस्य का स्थान है, गुप्त विद्याओं का भी घर है। यहां थोड़ा बहुत भी राहु यदि शुभ हुआ तो व्यक्ति को खोजी बना देगा, रिसर्च की और जबरदस्त। थोड़ा भी राहु अच्छा रहा, यदि शुभ राशि में विराजमान है और उस राशि का राशि अधिपति शुभ विराजमान है, केंद्र त्रिकोण से उसका संबंध है तो व्यक्ति को अद्भुत रिसर्च में बहुत आगे लेकर जाएगा और विश्व में उसका नाम होगा। मैंने देखा है जो ऐसा योग बहुत ऑकल्ट साइंस में जबरदस्त होता है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी बनाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन इसका उदाहरण, उनका 8वां राहु था। यदि जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में राहु 8वें भाव हो, ऐसे व्यक्ति की रोग चिकित्सक जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं। अगर आप इनमें से एक है और आपका स्वभाव रूढ़िवादी और प्राचीन परंपराओं का पालन तो करना होगा आपको, ध्यान। यदि आपके अष्टम भाव में राहु है तो अपने परंपराओं का पालन करना बहुत जरूरी है। व्यक्ति को असाध्य रोग होने की संभावना भी अष्टम का राहु देता है, रोगों पे खूब खर्चा करवाता है। ऐसे व्यक्ति की पूर्वज प्रसन्न नहीं रहते, मन में शांति और सुकून की हमेशा कमी रहती है उनकी। और ऐसा व्यक्ति जिसका अष्टम में राहु बिना सोचे समझे काम करता है, कुछ नया करने और कुछ नया खोजने का हमेशा प्रयास करता है। यदि अष्टम में राहु है तो धैर्य से काम करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति काम बहुत करता है, करता तो बहुत काम करता, नहीं करता तो आलस में बैठा रहता है। और यदि अष्टम का राहु है तो ससुराल से मधुर संबंध नहीं रहते, ये भी देखा गया है। हर रोज झिकझिक रहती है, क्योंकि अष्टम भाव में राहु होने से सास ससुर से अच्छे संबंध नहीं रहते। साथ ही हर कार्य में रुकावट, गुप्त रोग, झूठे आरोपों का सामना भी अष्टम राहु देता है भाई। अष्टम का राहु यदि अनुकूल विराजमान नहीं है, हाइड्रोसिल, पाइल्स, प्रमेह, फीसर जैसे रोग, चर्म रोगों की बीमारियों का संकेत भी मिलता है। ये कब है? जब आप प्रतिकूल राहु आप विराजमान। ये ध्यान रखिएगा, यदि राहु का अपना तो कोई राशि है नहीं, जिस राशि में वो बैठा हुआ है और उस राशि का स्वामी अनुकूल विराजमान नहीं है तो ऐसा फल देगा। और उस राशि का स्वामी यदि केंद्र और त्रिकोण से संबंध रखता है तो अच्छे फल भी देगा, बहुत रिसर्च कराएगा, बहुत नाम कराएगा, बहुत साधना में लेकर जाएगा और तंत्र का अद्भुत ज्ञाता भी होता है। ऑकल्टम साइंस का जबरदस्त जानकारी भी राहु होता है। लेकिन यदि राहु वहां अनुकूल नहीं बैठा है, जिस राशि में बैठा उसका स्वामी अनुकूल विराजमान नहीं है, तो वैदिक और लाल किताब इस बात का संकेत दे कि 8वें भाव का राहु धन का धुआं उड़ा देता है, अननेसेसरी खर्च करता है। आश्रम स्थान का राहु यदि राहु प्रतिकूल विराजमान है तो अपनी दशा और महादशा में व्यक्ति के पास जितना धन है वो सब उड़ा देगा, बुरी आदतों, पैसा बर्बाद कर देगा। यदि अनुकूल राहु विराजमान नहीं है, जिस राशि में बैठा है उस राशि का राशि अधिपति यदि प्रतिकूल विराजमान है, नीच का है, शत्रु ग्रहों के साथ में अनुकूल भाव में विराजमान नहीं है, तो व्यक्ति गैम्बलिंग की ओर ज्यादा जाता है। 8वें घर का राहु धन का मिसयूज, मिसमैनेजमेंट अवश्य कराता है। अचानक चीजों के साथ दुर्घटना की संभावना ज्यादा रहती और धन का निवेश बिना सलाह करना नुकसानदायक रहेगा। और शादी के बाद जीवन साथी की वजह से असहनीय कष्ट की संभावना का संकेत भी अष्टम का राहु देता है।
यदि अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में चला जाए और अष्टम भाव के स्वामी का दूसरे या सप्तम भाव से संबंध बनता है, अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में चला जाता है और अष्टम भाव के स्वामी का संबंध दूसरे और सप्तम भाव से बनता है और दूसरा और सप्तम भाव मार्केश होता है भाई। बहुत जरूरी होगा जन्म कुंडली देखते समय नवांश की कुंडली देखना, क्योंकि सावधानी का संकेत देता है, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का संकेत है, लापरवाही नुकसान कर सकती है। ऐसे व्यक्ति को सपने बड़े डरावने आते हैं, अनजान भय परेशान करता है, सांपों से डरता है, इस बात को भी देखना चाहिए। लेकिन ये तब होगा जब जिस राशि में राहु विराजमान है उस राशि का राशि अधिपति प्रतिकूल ग्रहों के साथ है, नीच का है, शत्रु ग्रहों के साथ बैठा और अच्छे भाव में विराजमान नहीं है तो। लेकिन यदि उस राशि का राज स्वामी यदि पांचवें भाव में है, त्रिकोण में है, लगन में है, केंद्र त्रिकोण से संबंध रखता है, उच्च का है, शुभ ग्रहों से दष्ट है, ऐसी अवस्था में विश्व विख्यात होता है, साधनाओं में प्रबल हो जाता है, रिसर्च करता है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक होता है, बहुत बड़ा खोजी होता है, रॉ जैसी संस्थाओं का बहुत बड़ा अग्रणी व्यक्ति भी रहता है, जो राष्ट्र के लिए जो गुप्त सूचनाओं के लिए काम करते उनके विभाग में बहुत अच्छे पद पर विराजमान होता है। ये राहु ध्यान में रखना। अगर 8वें भाव में राहु है तो जीवन का 25वां वर्ष, 32वां वर्ष और 60वां वर्ष प्रतिकूलता का संकेत है। यदि प्रतिकूल विराजमान है तो, और राहु अच्छा विराजमान है तो 25वां, 32वां, 60वां वर्ष अनुकूल फलों का संकेत भी देता है। यदि आपका राहु अष्टम भाव में है, क्या उपाय करें? भगवान शिव की उपासना जीवन का हिस्सा बना दी। मृत्युंजय मंत्र का हर रोज सुबह शाम जाप करना आपके लिए अति कल्याणकारी रहेगा। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाई और सुबह शाम शिव चालीसा का पाठ करिए। हर सोमवार को भगवान शिव के शिवलिंग पर आख या धतूरे के पुष्प या पत्र अर्पित करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। आप अपने गले में 7 मुखी रुद्राक्ष 11 दाने धारण करिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। किसी भी शनिवार रविवार के दिन सिक्का, रांगा जिसे बोलते, रांगा के 8 टुकड़े बहते पानी में प्रवाह कर दीजिएगा, लाभ मिल जाएगा। हर महीने शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में श्रद्धानुसार मेवा का दान करना बड़ा शुभ फल देगा। और सोते समय अपने सिराने सौंप रखना बड़ा शुभ रहेगा। प्रातःकाल वो सौंप किसी मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाएगा। ये कुछ उपाय जो आपके लिए बड़े कल्याणकारी रहेंगे। पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि राहु के पास ना अपनी कोई राशि है ना अपना कोई भाव है। जिस भाव में विराजमान होता है और जिस राशि में विराजमान होता है उस राशि के राशि अधिपति के अनुसार राहु फल देता है। इसलिए किस राशि में आपका राहु विराजमान है ये देखना बहुत जरूरी है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अब मैं बात करूंगा 9वें भाव में राहु, भाग्य स्थान का राहु, धर्म भाव में राहु। यदि भाग्य स्थान में राहु विराजमान है और प्रतिकूल ग्रहों के साथ विराजमान है तो धर्म में अरुचि देगा। बहुत जरूरी, जिनका राहु 9वें स्थान में है धर्म की डगर पे चलना, अन्यथा संतान पक्ष को लेकर अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि भाग्य स्थान में राहु है तो आपको भाग्य के सहयोग से धन लाभ होने की प्रबल संभावना है। भाग्य स्थान का राहु विदेशों से संबंध बनाता है। यहां राहु आपको अपनी जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा और बहुत विख्यात बनाएगा, धनी बनाएगा। ऐसा व्यक्ति अनेक साधनों से धन की प्राप्ति करता है, बहुत लाभकारी है। लेकिन यदि राहु यहां अनुकूल नहीं बैठा है तो पिता और पुत्र में विवाद भी उत्पन्न करता है। आपके और आपके पिता की सोच में जमीन आसमान का अंतर होगा। यहां यह भी संभावना बनती है कि आपको आपके पिता द्वारा लिए गए निर्णयों की वजह से कष्ट का सामना भी करना पड़ सकता है। पिता ने कर्जा लिया, चुकाना आपको पड़ सकता है यदि अनुकूल राहु नहीं है तो। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, यदि 9वें भाव का राहु है तो जल्दबाजी निर्णय लेने में नहीं करें। बहुत जरूरी है, कुछ भी बोलने से पहले यह देख लीजिए किस राशि में राहु विराजमान है, उसका स्वामी कहां है। स्वामी को देखना बहुत जरूरी, किस राशि में विराजमान ये देखना, किस भाव में विराजमान है ये देख, किस अवस्था में विराजमान, किन ग्रहों से दृष्ट है ये देखना बहुत जरूरी। 9वें भाव का राहु जबरदस्त अध्यात्म की ओर लेके जाता है, टेक्नोलॉजी की ओर लेके जाता है, नई नई जानकारी की ओर लेके जाता है। इसलिए ये जरूर देखे कि जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी कहां बैठा है। और भी अनुकूल नहीं बैठा है ना तो धर्म को लेकर व्यक्ति भ्रमित भी रह सकता है, आवरण भी रहता है, होता कुछ और दिखता कुछ है भाई। धर्म की आड़ में कुछ अवांछित कर्म भी कर सकता है
और राहु शुभ विराजमान नहीं है तो जीवन के 19वें और 29वें वर्ष में अनावश्यक प्रतिकूलताओं का सामना भी करना पड़ता है। स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहती, राहु वहां अनुकूल नहीं है तो। लेकिन अनुकूल बैठा हुआ राहु है, शुभ बैठा हुआ है, केंद्र त्रिकोण से संबंध अच्छा है, अच्छे शुभ ग्रहों से दृष्टि, नैसर्गिक शुभ ग्रह उसको देकर उनके साथ है। ऐसी अवस्था में नवम राहु शोध की ओर प्रेरित करेगा और जीवन का जो उतार है अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि राहु अनुकूल नहीं है तो जो चेहरे का सौंदर्य ने वो कम करता है, बार बार आजीविका के साधन बदलवा देता है। यदि अनुकूल राहु नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के मित्र सीमित होते हैं और अपने भाई बहनों से भी कम बनती है। ये नवम भाव का राहु था। तो बहुत जरूरी है, यदि आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव में राहु विराजमान है, मैं तो यही कहूंगा कि आप भगवान शिव को अपने आराध्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए, बड़ा शुभ आपके लिए रहेगा। शिव मंत्रों का जाप करिए, साल में एक बार भगवान शिव की भस्म आरती का दर्शन जरूर करें, भगवान शिव का भस्म से अभिषेक जरूर करें। हर महीने शिवरात्रि को भगवान शिव के शिवलिंग पर गाय के कच्चे दूध में मिश्री मिलाकर, केसर मिलाकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिए। चने की दाल गरीब, निर्धन, स्वागर स्त्री को दान में देना, जल प्रवाह करना, ये बहुत जरूरी। साल में एक बार 43 दिन नियमित उपाय करिएगा, सारे कष्ट मिटेंगे। और अपने शरीर पर सोने का कोई न कोई आभूषण जरूर पहने। घर में 2 रंग का कुत्ता पालना बड़ा शुभ रहेगा, देशी कुत्ता। नमो नारायण। ये उपाय है 9वें राहु के। अब बात करते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में राहु 10वें भाव में विराजमान है तो क्या होगा। मित्रों साथियों, 10वां भाव का राहु, यदि आपकी जन्म कुंडली खोल के देख लीजिए, 10वां भाव राहु के 10वें भाव में संचरण करना मेरे अनुभव के आधार पर लाभदायक और शुभ माना गया है। 10वें भाव का राहु अमृत है, सफलता दिलाता है, जननायक बनाता है, अद्भुत विचार, ऊंचे पदों पर लेके जाता है। हाँ भाई, बहुत अद्भुत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सुभाष चंद्र बोस, ये 10वें घर में राहु थे। ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में मनोनुकूल उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं और राजनीति के क्षेत्र में अति शक्तिशाली और बलवान व्यक्ति होते हैं। और राजनीति के क्षेत्र में किसको आगे लेके जाना और किसको गिराना, ये पकड़ इनके पास बड़ी मजबूत रहती है और लोगों को भ्रम में रखने की महारत हासिल होती है। राहु यदि 10वें स्थान में हो, सूर्य और राहु यदि 10वें भाव में विराजमान हो तो एक बार राजनीति के शिखर पर अवश्य सूते हैं, लेकिन राजनीतिक पतन का भी सामना इन्हें करना पड़ता है। शिखर पे जाते हैं लेकिन नीचे जरूर आते हैं। लेकिन मेरा अनुभव यही कहता है कि 10वें भाव का राहु अमूमन अच्छे फल प्रदान करता है। मिथुन, कर्क, कन्या, कुंभ, यदि 10वें भाव में इस राशि में राहु है तो उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। विद्वान बनाता है, धनवान बनाता है, शत्रु विजेता बनाता है, मान सम्मान, यश और कीर्ति को प्राप्त कराता है। 10वें भाव का राहु मिथुन, कर्क, कन्या और कुंभ में है तो राहु शुभ है, अनुकूल है, अच्छी डिग्रियों में है, राजनीतिक उच्च पदों को प्राप्ति अवश्य कराता है। एक बात मैंने बहुत सी जन्म कुंडलियों में देखी है कि 10वें भाव का राहु जातक के 54वें वर्ष में शस्त्र या शत्रु का भय अवश्य देता है। ये मैंने देखा है, सावधान रहना चाहिए। उम्र है 54 वर्ष। 10वें भाव में राहु शुभ अवस्था में विराजमान नहीं है तो पैसों को लेकर हानि कराता है। या तो पैसे कहीं गिर जाते हैं, या कोई धोखा करके ले जाता है, या पैसों की चोरी हो जाती है यदि 10वें भाव में राहु अनुकूल नहीं बैठा। 10वें भाव का राहु अनुकूल नहीं है तो ऐसा संकेत मिलता है। राहु कुंडली के 10वें भाव में है, आप अपने कार्य क्षेत्र में आश्चर्यजनक परिणाम देखने की योग्यता रखते हैं। यदि शुभ राहु 10वें भाव में विराजमान है, कार्य क्षेत्र में आप सबसे मुश्किल टारगेट को आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। आपके विरोधी भी आपकी कूटनीति की सराहना करेंगे। गुप्त रूप से योजना बनाने, उन्हें पूरा करने में आपको महारत हासिल होती है। यहाँ का राहु, 10वें भाव का राहु हर प्रकार से राजनीतिक कार्य में सफलता देने के में योग्य रहता है, कैपेसिटी रहती है। बड़े बड़े सफल राजनेताओं की कुंडली में ये योग देखा गया। आप अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए किस प्रकार की नीतियां बना रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी भनक आप किसी को नहीं चलने देंगे। 10वें भाव का राहु नीतियों को गुप्त रखना में आपकी सफलता का राज होगा। जितना आप नीतियों को गुप्त रखेंगे आपको सफलता आदि मिलेगी। ये 10वें भाव का राहु था। यदि आपकी जन्म कुंडली में 10वें भाव का राहु है तो आदि शक्ति मां भगवती परम्बा दुर्गा की उपासना करिएगा। हर माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन मां का श्रद्धानुसार व्रत रखे, पंचप्रचार पूजन करे, माई को श्रीफल और लाल चुनरी अवश्य भेंट करे महीने में एक बार शुक्ल पक्ष अष्टमी को। हर रोज सुबह शाम नित्य कर्म स्नान उपरांत दुर्गा अर्गला स्त्रोत, दुर्गा कवच या सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा।
पीतल के बर्तन में पवित्र गंगा जल भर के उस पर चांदी का ढक्कन लगाकर अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए। बहुत शुभ माना गया है। जीवन में कोई परेशानी है प्रतिकूल राहु की वजह से दसम भाव के, शनिवार दिन 400 ग्राम खांड गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दीजिएगा। लगातार 11 शनिवार दे दीजिएगा, कष्ट मिट जाएंगे। नमन। और बात करते हैं अब राहु के 11वें भाव में होना। 11 यानी लाभ का भाव, और 11वें भाव में राहु हमेशा बढ़िया फल देता है भाई, शुभ माना जाता है, लाभकारी माना है। विशेषकर अपनी जन्मभूमि से दूर ले जाकर लाभ देता है। यदि राहु 11वें भाव में है तो व्यक्ति को अति उच्च महत्वाकांक्षी बनाता है। 11वें भाव का राहु गलत तरीकों से धन कमाने में उकसाता है भाई। 11वें भाव का राहु यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में है 11वें भाव में, व्यक्ति इस बात का ख्याल नहीं रखता कि पैसा किस तरह से आ रहा है, बस पैसा आ रहा है। बस ये प्रॉब्लम है। मैंने देखी कि वो पैसा कमाने के लिए तरीका कोई भी हो सकता है उसका, ऐसा कई बार देखा गया है। ये प्रॉब्लम है। इस योग वाले व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटते भाई, ये ध्यान रखिए। मैंने ये भी देखा है, और ये भी कहा जा सकता है कि दूसरों को गिराकर उनके ऊपर से जाकर आप सफल होने का प्रयास भी कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में राहु आय भाव में बैठे हैं, व्यक्ति धन, सफलता और उन्नति पाने के लिए सभी नियमों को तोड़ सकते हैं। राहु 11वें भाव में है, अमूमन 36 और 42 वर्ष की आयु में आपके पक्ष में कर लेगा और आपको अद्भुत उन्नति का अवसर देगा। तब तक यदि राहु अनुकूल नहीं है, थोड़ा उठापटक का सामना भी करना पड़ सकता है, परंतु लाभ भाव में राहु धन लाता जरूर, भले देरी से लेकर आए। यदि 11वें भाव में राहु है, 11वां यानी लाभ भाव में राहु है, तो संपर्क सूत्र बड़े अच्छे होते हैं, मित्रों का दायरा बड़ा होता है, लेकिन अपनों से बड़ों के साथ व्यर्थ का भ्रम और भ्रांतियां भी बनी रहती है। 11वें भाव का राहु मान सम्मान, वस्त्र आभूषण, भूमि भवन देने में समर्थता और सरकार से लाभ और सम्मान भी दिलाता है। परंतु 45 वर्ष की आयु के आसपास अनजान भय हमेशा रहता है। 45 वर्ष की आयु में संतान और धन को लेकर कोई बड़ी समस्या जरूर आती है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन असफल रहने की संभावनाएं बनती है। मित्रों की संख्या कम होती, संतान में विलंब का योग यहां राहु देता है, और इस योग वाले व्यक्ति को अपने साझेदारों में सोच समझकर विश्वास करना चाहिए। ये बातें भी जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी। क्या उपाय करें यदि आपके 11वें भाव में राहु है तो? हर रोज सुबह और शाम, हर रोज प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले नहा धोकर के ब्रह्म मुहूर्त में सिद्ध कुंजी का स्त्रोत के रोज 7 पाठ करिए। शाम को सूर्यास्त के बाद जरूर करें। हर महीने शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक हर रोज मां के मंदिर में शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाइए। 400 ग्राम सिक्के, रांगा जिसे बोलते हैं, 10 टुकड़े करके रविवार के दिन बहते पानी में प्रवाह करिए। नाव के पेंदे की कील की अंगूठी बनाई और मध्यमा अंगुली में धारण करिए, वर्किंग हैंड में, बहुत शुभ रहेगा। सामर्थ्य हो तो लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करिएगा, और आपका भी सामर्थ्य हो तो जिस गिलास में पानी पीते हैं वो चांदी की हो तो बड़ा शुभ रहेगा। कभी भी कोई भी बिजली का उपकरण भेंट में स्वीकार नहीं करें। अपने घर में राहु यंत्र स्थापित करिए और सुबह शाम घी का दीपक जलाएंगे और राहु के बीज मंत्रों का जाप करेंगे तो बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमन। और बात करते हैं अब राहु 12वें भाव में हो। मित्रों और साथियों, 12वां व्यय का भाव है, और 12वें भाव में राहु विद्वानों के अनुसार अच्छा नहीं माना गया है। अनावश्यक भय, भ्रम और भ्रांति देता है। चारित्रिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और खर्चा बहुत कराता है। 12वें भाव का राहु पति पत्नी में आपसी दूरियों का संकेत। 12वें भाव का राहु, लेकिन फिर एक बात याद दिलाता हूं कि राहु किस राशि में है, उस राशि का राशि अधिपति कहां विराजमान है, किन ग्रहों से दृष्ट है, इस बात को भूलना नहीं। यदि शुभ राशि में, शुभ भावों में, शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो ये समस्याएं नहीं आएगी। हाँ, इस भाव का स्वामी कमजोर है तो उस व्यक्ति के कर्म प्रतिकूल हो सकते हैं, यानी फ्रॉड, धोखा, गैर कानूनी काम कर सकता है, 3-5 कर सकता है, मतलब इधर उधर की बात भी कर सकता है, प्रपंच और षड्यंत्र कर सकता है यदि राहु अनुकूल नहीं है तो। 12वें भाव का राहु कुछ समय के लिए अपने घर से दूर जरूर रखता है, जीवन शांति और संतान को लेकर तनाव भी देता है, और 12वें भाव का राहु स्किन प्रॉब्लम भी देता है। ऐसी समस्या देखने को मिली है। एक बात मैंने देखी कि यदि 12वें भाव का राहु जिस राशि में विराजमान है, वो उस राशि का राशि अधिपति यदि शुभ विराजमान नहीं है तो ऐसा व्यक्ति नींद नहीं आती, उसको चाहकर भी नींद नहीं ले सकता है, मानसिक चिंताओं से घिराया रहता है, बेवजह के खर्चे बार बार आपको बजट को बिगाड़ सकते हैं। लेकिन एक बात मैंने देखी कि ऐसा व्यक्ति विदेशों की यात्रा बड़ी सरलता से कर लेता है, और ऐसे लोग
विदेशों में सेटल भी हो जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि 12वें भाव में राहु है, खरीदने एक चीज गए और 5 चीजें लेके आएंगे, जिनमें 4 चीजें आपकी काम की नहीं होगी। अपने विरोधियों को आप अपने चातुर्य से, अपनी समझ से शांत रखने में सफल रहते हैं। कम मेहनत से अधिक धन कमाने का प्रयास आपको लाभ देता है। यानी शेयर मार्केट वगैरह में, लॉटरी वगैरह में हमेशा ये लगे, इसी प्रयास में ये लोग लगे रहते हैं। ये 12वें भाव का राहु है। 12वें भाव में राहु तो आप क्या करें, भगवान शनि देव की आराधना करिए, शनि के बीज मंत्रों का जाप करिए। मंगलकारी शनि मंत्र, नीलांजनम क्षमा भाषम रविपुत्रम यमाकृतम छायामार्तम शंभुतम तम नमामि शनि, इस मंत्र का निरंतर सुबह शाम जाप करें। साल में एक बार और सामर्थ्य हो तो महीने में एक बार भगवान शिव का पंचामृत से रुद्राभिषेक जरूर करें। लाल रंग की सूती कपड़े की छोटी थैली बना दीजिए, मंगलवार के दिन उसमें सौंफ भरकर अपने कमरे के ईशान कोण में रखे। हर मंगलवार को पहले वाली सौंफ पक्षियों को डाल दे और नई सौंफ रख दीजिएगा, बहुत शुभ रहेगा। भूमि पर बैठकर भोजन करिए, हर रोज पक्षियों को शतनाजा डालिए, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। यह है 12वें भाव का राहु। मित्रों और साथियों, राहु आपके जीवन में आपको क्या देखा, मैंने 12 के 12 भाव की आपके सामने चर्चा करी। मुझे केतु के बारे में आपको बताना है। राहु किन नक्षत्रों में धन देता है, किन नक्षत्रों में राजयोग देता है, उसकी भी आपसे साथ चर्चा करनी। मेरा प्रयास है कि राहु को आप समझे, भय से बाहर आए और आपका कल्याण। पुनः मेरा निवेदन, कोई वाद नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। कोई भूल हो गई तो क्षमा प्रार्थी हूं। प्रयास कर रहा हूं कि कहीं मैं आपके काम आ जाऊं। गलती के लिए क्षमा। नमो नारायण, नमो नारायण।